बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सिटी एट 10 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा और बामकसद हुआ होगा। बेहतरीन दिन के आगाज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का कि हमें कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी है। और इस ज़िंदगी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है दुआए खैर करना। अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटें और फिर हमारे जो ज़िंदगी का मकसद है वो भी पूरा होता हुआ हमें दिखाई देता है और दिन का मकसद जो है वो भी होता हुआ दिखाई देता है। आई होप सो कि आपने दिन का आगाज़ इसी अहद से किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी ये बात ठान लें कि आपने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटनी है। हम भी बढ़ते हैं जी हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम बदलते हैं तो हम देखते हैं कि स्मोक के भी खदशात होते हैं। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये हमारा असासा है। हमारे जो नौजवान हैं अगर हम आज इसे सही से यूटिलाइज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा है और हम दुनिया को कम्पीट भी कर रहे हैं। क्या हमारे जो तालीमी निज़ाम है वो ये तमाम तकाज़े पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पर भी बात करेंगे। सेमेस्टर एजुकेशन सिस्टम जो है क्या वो हमारी क्वालिटी को तो मुतासिर नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि आज से अगर 10 या 20 साल कबल देखें हम टीचर्स की बड़ी इज़्ज़त करते होते थे। हम समझते होते थे कि टीचर ने जो बात कह दी है अव्वल और आखिर यही बात दुरुस्त है। लेकिन आज ये तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, तो ये तकाज़े पूरे किस तरह से करने हैं। हम देखते हैं छोटी छोटी सी बात पे अदम बर्दाश्त के मामलात हो जाते हैं, एक छोटी सी बात पे कत्लो गारत तक बात पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो इंसान को शाउर भी प्रोवाइड कर रही होती है, एक डायरेक्शन भी दे रही होती है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फैसलाबाद मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि हमारा प्यारा शहर है, इस शहर से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, ताजिर भी हैं। फैसलाबाद के मसाइल क्या हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के FCCI का रोल क्या है, इस पर बात करने के लिए 11 बजे हमें हमारे मेहमान जो कि प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वो ज्वाइन करेंगे। और वो लोग जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, SME सेक्टर आज कहाँ पर खड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। गोल्ड रेट किस तरह से चल रहे हैं और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सब्जियों के भाव ताव जानना भी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, फैसलाबाद का जो मौसम है वो हम देखते हैं कि सुबह के औकात में और रात के औकात में खुशगवार दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमें सफोकेशन भी थोड़ी सी महसूस हो रही होती है और गर्मी भी थोड़ा सा एहसास हो रहा होता है। आज का मौसम कैसा रहेगा, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला अबर आलूद होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर स्मोक के असरात बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह और शाम के औकात में हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो भी हल्का बढ़ने लगा है। लेकिन चूँकि दिन के औकात में हल्की हवाएं चलती हैं तो वहीं दोपहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगती है और दर्जा हरारत में भी कुछ इजाफा जो है महसूस किया जाता है। इसके साथ अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शहर फैसलाबाद में आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता मौसम में तब्दील भी आएगी। लेकिन उसके अंदर एहतियाती तदबीर का मशवरा जो है वो ज़रूर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ख़राब होने लगा है। आज अगर फैसलाबाद के AQI लेवल के हवाले से बात करें तो आज फैसलाबाद का AQI लेवल 189 है, जो कि दिन गुजरने के साथ इसके अंदर इजाफा जो है वो मज़ीद होता हुआ भी दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का तो कोई इम्कान नहीं, लेकिन एहतियाती तदबीर का मशवरा जो है तिबी माहिरीन की जानिब से ज़रूर दिया गया है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, घर से गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, ताकि स्मोक से जुड़ी बीमारियों से ख़ुद को बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी वाकई मौसम जैसे बदलता है हम देखते हैं कि हम गर्मियों से सर्दी की तरफ ट्रांजिस्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे जो पहली हर्डल आती है वो आती है कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ हमारी तबीयत पे नाखुशगवार असरात होते हैं। तो मौसम जब भी बदल रहा
हो, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे अगर हम इस महीने के हवाले से बात करें, स्मोक के भी ख़दशात हैं, तो ऐसे में जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एहतियाती तदाबीरों को फ़ॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आपके तमाम तर मामलात जो हैं ज़िंदगी के वो सही डायरेक्शन में पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में एजुकेशन के हवाले से। कभी कभी हम सोचते हैं कि एजुकेशन क्या 16 ईयर की एजुकेशन काफ़ी होती है, क्या हमें एजुकेशन के लिए सिर्फ किताबें पढ़नी चाहिए? लेकिन एजुकेशन जो है वो इंसान को शाऊर मुहैया करती है, वो शाऊर जो कि एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होता है, एक कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। आज हमने देखा है कि PhDs बड़ी कॉमन हो गई हैं, MPhil बहुत कॉमन हो गया है, 16 ईयर की एजुकेशन है स्टूडेंट्स के पास, लेकिन वो तमाम तर तकाज़े उस तरह से पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते। यही वजह है कि माशरे को कहते हैं कि गुलदस्ते की मानद है, लेकिन ये गुलदस्ते में बिगाड़ आ जाता है, जिसमें अदम बर्दाश्त हो जाती है, रिश्वत साजी हो जाती है। ये तमाम तर मामला जो हैं वो लिंक कर रहे होते हैं हमारी एजुकेशन के साथ। हम इन्हीं तमाम टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे, और इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने के लिए जी आज हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जो कि एक बहुत काबिल उस्ताद हैं, और मैं समझती हूँ कि उनकी काबिलियत जो है वो तो उनके तमाम स्टूडेंट्स में झलकती है। तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि डॉक्टर सलमा अंबर, जो कि चेयरपर्सन है शोबा इब्लागिया GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जहांगीर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैडम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैडम, आज के हवाले से हम बात करें ना, हम देखते हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया बात करती है कि जिद्दत आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन किरदार साजी में मुझे लगता है जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कंप्रोमाइज़ होता जा रहा है। इसकी क्या रीज़न्स आप देखती हैं? जी, बड़े अहम मसले की तरफ पहविश आपने निशानदही की है, और एज अ टीचर मैं एवरीडे फील करती हूँ कि जो किरदार साजी थी ना, जैसे हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो टीचर का एहतराम जो होता था ना बस बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी हमारा जो स्टूडेंट है, शायद सोसाइटी के अंदर मादियत परस्ती इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि लोग जो है ना मटीरियलिज़म के पीछे हर किस्म का इखलाक ही भूल चुके हैं ना। इसी तरह से। और फिर घरों का माहौल, मुझे लगता है कि जो घरों का माहौल है ना वो कहीं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गया है। यानी कि हमारी जो माएँ थी वो बहुत अच्छी थी, वो कभी हमारी गलतियों पे पर्दा नहीं डालती थी। अगर हमने कभी गलती की है तो वो सबसे पहले तो अपने बच्चे को ही डांट डपट, यानी हमें ही डांट डपट हुआ करती थी। लेकिन आजकल की माएँ जो हैं वो सबसे पहले, माँ बाप दोनों ही, बच्चे की गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हैं, उसकी सरजनिश नहीं करनी। इससे बच्चों के अंदर जो है ना, मैंने एक रुझान पैदा होता है कि अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उनको उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और जो है पहले जो अकाउंटेबिलिटी या मुहासबा जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा था सोसाइटी के अंदर। अभी जो मुहासबा है वो जो है किसी का, मसलन ये कह देना कि ये जी उनका पर्सनल मैटर है, तो पर्सनल मैटर जो है ना उसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल ने जन्म ले लिया है। पहले लोग जो थे वो एक दूसरे से डरते थे ना, मसलन कि आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके घर में होगी, आपके रिश्तेदारों में होगी, मोहल्ले में होगी, इस तरीके से। लेकिन अभी उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोग मसलन पर्सनल मैटर और पर्सनल मैटर कह के जो है, मसलन बेशक प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, प्राइवेसी का शायद पहले भी एहतराम था। हमने ऐसे भी देखा होगा मैडम कि बहुत सारी चीज़ों पे हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं ना वो इम्पैक्टफुल हो रही होंगी या कहीं पर वो मुतासिर हो रही होंगी, लेकिन हम तब भी सोचते हैं कोई बात नहीं जी, इन लोगों के अपने घर के मामलात हैं। घर के मामलात, आई मीन कि अभी जो है ना, जैसे डिजिटल मीडिया जो है ना जितनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है ना, उतनी ही तेज़ी से अखलाकियात कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। उसकी वजह शायद सोशल मीडिया जो है वो, उसमें जो फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, और उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन भी है, फिर AI उसके अंदर आ गई है, और फिर मैं तो फेसबुक को फेक बुक कहती हूँ। उसमें मतलब कि आपने झूठे अपने प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, आप अपने नाम से कुछ नहीं करें, तो ये सारी चीज़ें बहरहाल कहीं ना कहीं हमारे किरदार इखलाक पर असरअंदाज हो रही हैं। तो ये जो हमारे से जो आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं,
मुझे लगता है कि पेरेंटिंग जो है ना वो पूरी एक साइंस है, उसको सीखने की ज़रूरत है और हमारे मीडिया को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए। जैसे आपका चैनल है कि पेरेंटिंग सिखाई जाए यंग पेरेंट्स को। जहांगीर यंग पेरेंट है, इनसे पूछें आप कि इनको अपने बच्चों को कितना वक्त देते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और उनकी पेरेंटिंग ये किस तरीके से करते हैं। क्या इनको पेरेंटिंग आती है या फिर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही इन्होंने सारा का सारा कुछ सीखा है। तो पेरेंटिंग जो है ना उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग के बारे में मसलन जो है हमारे सीनियर्स के बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम देखते हैं कि जी आपकी तरबियत बताती है या आपके एक्शंस बताते हैं कि आपको पाला गया है या आपकी तरबियत हुई है। अब हमारा स्कूल सिस्टम भी इसमें मसलन कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि स्टार्ट होता है स्कूल सिस्टम से ना, वहाँ पे भी मसाइल हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो अब जब से ये प्राइवेट सेक्टर आया है ना, पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स जो है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म तकरीबन जो है ना, वो वहाँ पर तो इनरोलमेंट बड़ी कम है। जहांगीर एजुकेशन की बीट करते हैं, ये हमें बताएंगे कि स्टेटिस्टिक्स वहाँ पर क्या सिचुएशन है। आप भी मेरे स्टूडेंट हैं और मैं जब क्लास में पहली हमारी फर्स्ट क्लास आती है तो स्टूडेंट से हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं बिल्कुल कि आप का बैकग्राउंड क्या है, आपने किस स्कूल से आए हैं, आपने कहाँ से ये इंटर किया है या ग्रेजुएशन की है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो बिहेव नहीं करना आता। पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स फिर थोड़े तमीज़ वाले होते हैं। अच्छा, वो क्लास में इस तरीके से बैठेंगे कि नज़र आएगा उनके बैठने से, उनके कंडक्ट से कि वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें किरदार साजी की बजाय ज़्यादा जो तवज्जो थी, चूँकि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट तो कस्टमर बना हुआ है ना, आपने उससे आपने तो फीसें चाहिए, बिजनेस बन गया है ना, कस्टमर बन गया है। यही हाल यूनिवर्सिटियों का है, यही हाल कॉलेजेस का है। तो जब स्टूडेंट कस्टमर बन जाएगा और आप उसको कस्टमर के तौर पर डील करेंगे तो क्वालिटी तो फिर कस्टमर डिमांड करता है ना। बिल्कुल इसी तरह से तो बच्चे जो है ना उनके अंदर में मुझे ये लगता है कि जो एक तालीम जो तबलीग से निकला है तो वो तबलीग कहीं ख़त्म हो गई है। अब वही वाली बात जो आपने अभी की है कि एजुकेशन के अंदर कमर्शलिज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए था उसे। दो शोबे हैं जहाँ पर हुकूमत जो है उसको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, उसको सरमाया करे अच्छे माशरे के क़याम के लिए। एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है। अब जब हमारी हेल्थ और एजुकेशन जो है उसमें इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर आ गया है और उसमें इतनी जो है क्या कहना चाहिए कमर्शलिज्म आ गया है। कमर्शलिज्म होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हम तालीम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा इसके साथ हम तरबियत का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत जो है जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उस पर घर में भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी हो रहा है। इस पर फर्दर भी बात करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तालीम और तरबियत के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में क्या बिगाड़ आ रहा है, कौन से बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सोशल वैल्यू को मुतासिर कर रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छी बात हम लोग ये कर रहे थे कि पेरेंटिंग आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गई। ये देखें कि अगर आज के हम तकाज़ों के हवाले से बात करें, हम खुद एक सही समत में नहीं जा रहे, तो हम जब कल पेरेंट्स बनेंगे क्या हम वो तकाज़े पूरे करेंगे? जहांगीर, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैम सलमा अंबर बता रही थी कि पेरेंटिंग जो है बड़ा यूज़फुल एक है, रोल है, ये टूल है अगर इसे सही से यूटिलाइज़ किया जाए। आप किस तरह से आज की सोसाइटी में इसका रोल देख रहे हैं? अच्छा, सारी चीज़ें जो सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए बच्चे को सिखानी होती हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, पेरेंटिंग भी एक उसमें एक एलिमेंट है जो ये भी तालीमी इदारों को सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कहें कि तालीमी इदारे तालीम और तरबियत तो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किए हुए हैं, नंबर गेम की तरफ लगे हुए हैं, स्कूल बिलखसूस देखें तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ इतना फोकस नहीं होता। कोशिश होती है कि मैट्रिक में बच्चे को रटे लगवा के उसके 90% से प्लस नंबर दे दें ताकि वो किसी अच्छी जगह आगे फ्यूचर अपना सिक्योर कर ले। अच्छा, हमारे यहाँ फ्यूचर सिक्योर करने से मुराद है कि वो किसी अच्छी जगह एडमिशन हो जाए उसका। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि तमाम डॉक्टर्स अच्छी जगह सेटल होंगे, तमाम इंजीनियर्स अच्छी जगह सेटल होंगे, या कोई भी डिग्री करने वाले तमाम लोग कभी भी एडजस्ट नहीं होते।
बिल्कुल इसी तरह हर क्लास में एक पोर्शन होता है, को 5-10% उसमें बहुत अच्छी जगहों पे निकल जाते हैं, को 20-25% उसमें एवरेज रह जाते हैं, और उसमें से हर कैटेगरी में, चाहे आप डॉक्टर्स को देख लें, उसमें मोर देन 30-40% लोग वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर डिग्री का टॉप लेवल पे नहीं बच्चा पहुंचता। ये तो एक पेरेंट्स को भी माइंड में लेके आनी चाहिए बात, स्टूडेंट को भी ये सोचनी चाहिए कि हम भागते ना, एक जैसे आजकल हर बच्चा उसकी ख्वाहिश है कि वो मैं कंप्यूटर साइंस में चला जाऊं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप आज से 4 साल बाद उन बच्चों का डाटा लें तो उनमें से मैक्सिमम 5% अच्छी जगहों पे होंगे, बाकी सारे रुल रहे होंगे CS करने के बावजूद, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बावजूद। बिल्कुल। क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, सिर्फ डिग्री का टाइटल देख के उसमें अंधाधुंध भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहांगीर, इसमें पेरेंट्स का भी तो रोल है ना। आप देखें कि हम अगर देखें एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एज अ पेरेंट देखूं तो मैं कहूँगी कि क्यों मेरी बच्ची आर्ट्स पढ़ रही है जब मेरे जो नेबर में सब लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। आपको पता है ऐसे शायर मौजूद हैं जो एक मुशायरा पढ़ने का 5 लाख 10 लाख रुपया भी चार्ज करते हैं। ऐसे सिंगर मौजूद हैं जो 8-10 लाख और इससे ऊपर भी ले रहे हैं। ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनकी एक पेंटिंग लाखों में बिकती है। ठीक है, हर कैटेगरी में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो टॉप पे पहुंचते हैं। तो आप अपने बच्चे को वो करने दें जो वो करना चाहता है, तो वो शायद उन 5% में पहुंच जाए। अगर आप उसको अपनी मर्ज़ी से भेजेंगे तो वो 30-40 वाली परसेंटेज में रह के MBBS करने के बाद भी रुलता रहेगा। वो कहेगा मुझे 60,000 पे जॉब मिल रही है MBBS करने के बाद। सही है, सही है। 20 लाख से ज़्यादा एक साल की फ़ीस है इस वक्त MBBS की। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको लगे कि आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने बच्चे को मिसगाइड किया, उसको सबज़ ख्वाब दिखाए, ठीक है, सबज़ बाग दिखाए उसको, और उसको एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जो एक फ़ेक है। जैसे मैडम फेक बुक कह रही है ना, तो हम दुनिया को फ़ेक बना देते हैं। हम इतनी ज़्यादा उनके माइंड में वो भर देते हैं ना सबज़ बाग हर कैटेगरी में। ठीक है, जैसे आजकल हर बच्चा CS में जा रहा है, तो ये सबज़ बाग से ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से। सिर्फ उन लोगों को, उन बच्चों को इसमें जाना चाहिए जो खुद इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं कंप्यूटर के साथ फ्रेंडली काम कर सकता हूँ। जो सोशल लोग हैं वो कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं कर सकते। आप उसको CS में दाखिला दिलवा दें, मुझसे लिखवा लें, 4 साल बाद वो मिसफिट होगा अपने कंप्यूटर की फील्ड में। सही, आपने कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट, क्योंकि उसको मशीन से नहीं, उसको बंदों से चाहिए टाइम। वो मशीन के साथ काम नहीं कर सकता। उसको एक लैब में बंद करके रख देना, सारा दिन 24 घंटे काम करो, वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जहांगीर, यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि हमने तालीम को सिर्फ किताबों तक ही, इसके गिर्द ही हमारा सर्कल घूम रहा है। जो काबिलियत है उसमें हम खुद भी पीछे हैं। अगर हम देखें ना, एज अ स्टूडेंट मुझे अगर कभी बात करनी हो, मैंने कभी अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया जो सोसाइटी में रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर एट द एंड हम कहते हैं कि हमारे तालीमी इदारे उस सेक्टर को या इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ इस वजह से मैडम खो देते हैं कि हम क्यों इतने छोटे लेवल से स्टार्ट करें। आज के स्टूडेंट में अदम बर्दाश्त भी है, आज के स्टूडेंट में एक ईगो भी है कि ये काम तो नहीं है, मैं 16 ईयर एजुकेशन हासिल करके यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। मेरा ख्याल है कि मैविश मीडिया का जो रोल है ना वो काफ़ी क्रिटिकल है। अभी तो जहांगीर से पहले तो मैं जहांगीर को एक बात का जवाब देना चाहूँगी। हमने जहांगीर से, आपने पूछा इनसे कि भाई पेरेंटिंग की बात इन्होंने स्कूल पर डाल दी, ठीक है। अच्छा, अब स्कूल वालों, चूँकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मेरी फ्रेंड है वो बिकन हाउस स्कूल में वो पढ़ाती हैं और एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने कहा कि वो एक मदर मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि जी बच्चों की तरबियत का बड़ा मसला है, बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, दादी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बड़ा आप लोग ना इनकी तरबियत करें। उसने कहा कि हम इनको पढ़ाइए, इनकी तरबियत करें, आप खुद अपनी सास की रिस्पेक्ट करती हैं? जब आप नहीं करती तो बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि अब वो बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा। तो बच्चे की जो फर्स्ट लर्निंग है ना वो तो घर से होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसने जो है मसलन के सारा कुछ स्कूल सिस्टम पे फीस दे के डाल देना कि भाई वो बच्चों की तरबियत भी करे, वो उनको मैनर्स भी सिखाए, ऐसे नहीं होता और ऐसे नहीं होता था। हुआ ये है कि जिस तरीके से मसलन के दुनिया के अंदर एडवांसमेंट हुई है, तरक्की आई है, पाकिस्तान के अंदर हमारी मदर्स जो थी वो हाउस वाइफ्स हुआ करती थी, उनके पास बहुत टाइम था बच्चों को देखभाल करने का, सारा कुछ है। आज की जो मदर है जाहिर है उसको अपनी इकोनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए उसको जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। तो शायद इस वजह से
जो बच्चों की जो क्या कहना चाहिए तरबियत है ना, घरों के अंदर तरबियत है, वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। और जो हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसके ऊपर उस तरीके की रेगुलेशन, उसे चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जिसकी वजह से वहाँ मसलन कि अगर हम यूके की, अमेरिका की या बाकी मुल्कों की मिसाल ले, तो वहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक पार्टनर घर पे बैठा हुआ है और दूसरा काम कर रहा है, और वो वहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन वहाँ के बच्चों की तरबियत फिर बहुत अच्छी हो रही है। वो बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो वाकई नहीं बोलते बच्चे झूठ। अच्छा, हमें यहाँ पर ये है कि एक ये मसला है कि हम ये उनको उन मुल्कों को आइडियलाइज करते हैं। तो फिर हमें, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रेगुलेशन भी लानी होगी अपने सिस्टम के अंदर, और जो है हमें ये चेक एंड बैलेंस देखना पड़ेगा। फिर जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, टीचर्स ट्रेनिंग की और टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स की है। सही। अब हमारे यहाँ पर मसलन के कुछ इस तरीके के जो टूल्स होने चाहिए, कोई ऐसे स्केल्स होने चाहिए साइकोलॉजिकल ना, जिस पर जो कि मसलन के CSS में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर आपके नफ्सियाती टेस्ट होते हैं। ठीक है, टीचिंग एक बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल, जिसके अंदर आपकी कौम, आपकी तरक्की, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल, बल्कि आपकी पूरा माशरा है, बिल्कुल डिपेंड वहाँ पर वहाँ के टीचर की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो हैप-हैज़र्ड नहीं होनी चाहिए, वो सिफारिशों पे भी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पूरा एक अब साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए, और उसके बाद टीचर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हम कोई अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। वरना जिस तरीके से AI है, जिस तरीके से डिजिटल मीडिया है, मेरे अपने बच्चे डिजिटल मीडिया सारा दिन वो देखते हैं, क्या नाम, यूट्यूब देखते हैं, फिर वो इंस्टा, जो भी मसलन के हैं ऐप्स, उनसे हम बच्चों को रोक तो नहीं सकते। और अच्छा, अब उसके ऊपर जो है आपको पता है बहुत प्रोपेगेंडा है, उसके ऊपर इस कदर ज़्यादा फेक न्यूज़ है, लोगों को तो व्यूज़ चाहिए, और उसमें तो खलाकियत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज दैट्स एन ओपन सोर्स, उसका कोई है तो नहीं, आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना। तो उसका एक जो बिजनेस मॉडल है, ये जो हमारे डिजिटल मीडिया है, उसकी तो कोई हद ही नहीं है ना। मैडम, यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप मैस कम्युनिकेशन को पढ़ा भी रही हैं स्टूडेंट्स को, तो कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। कंटेंट क्रिएशन पे आजकल कंप्रोमाइज, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता ना महविश। वो मसलन उस डिजिटल मीडिया जो है, जो उसकी नेचर है, उस पर चेक एंड बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी को नहीं सिखा सकते कि भाई मैं ये काम करो, तुम भी करो। ये तो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बंदे को। हम ये कर सकते हैं कि घरों के अंदर, स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम बच्चों की तरबियत इस तरीके से कर दें, उनको नफ्सियाती तौर पर इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बना दें कि उनको ये पता हो कि भाई अखलाकियात का फ़ायदा क्या है, और अगर हम अखलाकियात से इनहराफ करेंगे, अदम बर्दाश्त होगी, पीस नहीं होगा, तो फिर किस तरीके का माशरा होगा। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बंदा, जहांगीर, अभी बस फिर मैं कहूँगी कि जहांगीर जो है, चूँकि इनके ताल्लुक एजुकेशन से है ना, ये आपको बताएंगे कि किस कदर जो स्टडी अब्रॉड की कितनी कंपनियां बनी हुई, हर बंदा जो है पकड़ के हाथ में कागज़ पढ़ रहा है, जी हमने बाहर जाना है। क्यों जाना है? पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ की सबसे ज़्यादा नौजवान जो है ना अपनी होमलैंड छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या वजह है कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, यूके में पैदा होते हैं, या फिर यूरोप के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया या और मुल्कों के अंदर भी, मलेशिया है, या चलो जी वो एडवांस है, लेकिन सारों के पास तो एक जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी ना। तो वो क्यों नहीं सोचते कि भाई हम, चलो चाइना के क्यों लोग क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ से बाहर ना, या हमारे, अच्छा यहाँ से हर बंदा बाहर जाना चाहता है, और बड़ा टैलेंट चला गया है। इसको हम क्यों नहीं अच्छा बना सकते? अच्छा, अब जब आप उनसे पूछे ना कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं, हम इसलिए जाना चाहते हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पीस है, वहाँ पर जो है मसलन के इस तरीके के मसाइल नहीं है, वहाँ पर जो है कानून की, तो यहाँ भी कर ले, यहाँ को लॉज को कौन ब्रीच करता है? तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सादा सा इशू है। जो हमारे मुल्क की अशराफिया है ना, जो हुक्मरान है ना, वो मिसाल बन जाए अगर अखलाकियात की और कानून की पासदारी की, और जो है वो मसलन के अपना मसाली के, अगर वो चाहते हैं माशरे के अंदर तब्दीली लाना, तो
तो हम जो है ना फिर ही कोई तब्दीली ला सकते हैं। अगर बच्चों ने कॉलो फेल का तजाद देखना है कि एक तरफ तो सेमिनार में बड़े बड़े बच्चे कहते हैं आके, एक तरफ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होती हैं, दावे होते हैं, सारा कुछ है, और उसी हॉल से बाहर निकल के जो मसलन स्पीकर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको बिल्कुल ही डिफरेंट रवैया मिलता है, तो फिर वो उनकी ज़ुबान पर यकीन नहीं करते। वो फिर इसीलिए ना हमारे कॉलमों का इम्पैक्ट है, मैं आपको बताऊं, ना हमारे जो इस किसी चीज़ का एंटरटेनमेंट का फिर इम्पैक्ट है ड्रामे का। लेकिन ड्रामा आपको पता है वो तो उसका नेचर भी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट किस्म की तरबियत करता है, यानी वो तरबियत करता है बुराई के ज़रिए अच्छाई की। अच्छा, अब उस पंच लाइन तक कितने लोग पहुँच सकते हैं, ये भी बात है ना कि उस पंच लाइन तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो ये इस तरीके के इश्यूज़ हैं और इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है हमें, और ये हमारे सबसे बड़े मसले हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि सारों का बाहर 25 करोड़ अवाम बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम 25 करोड़ मिलके जो है अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्वालिटी ला सकते हैं कि हमें बाहर जाने का सोचने की ख्वाहिश ही ना आए, ख्वाहिश ही ना आए। हम ना हमारे बच्चे गए ना हम करें, मसलन के कम्युनिटी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हों और कम्युनिटी के चेक्स हों। बिल्कुल, इससे कम्युनिटी डेवलप अगर हम बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक सोच ज़रूरी होती है, वो सोच ये है कि मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करना है। लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे, पेरेंट्स के रोल के हवाले से बात कर रहे थे, ये तब होगा जब हर सेक्टर अपना अपना रोल जो है वो ज़िम्मेदारी से प्ले करेगा। फर्दर भी एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर खुश आमदीद जी। बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। बड़ा ख़ास दिन होता है और मैं अक्सर ये बात करती हूँ, इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, और आपकी सेलिब्रेशन में हम भी शामिल होना चाहते हैं और आपकी सेलिब्रेशन को हम सिटी एट 10 में शामिल करते हैं। हमेशा की तरह आज जो है वो मिरहा फ़ातिमा अपनी सालगिरह मना रही है। सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से मिरहा फ़ातिमा को बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। तो देखते हैं मिरहा फ़ातिमा की सालगिरह का ये क्लिप। मेरा फ़ातिमा को एक दफ़ा फिर बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के हवाले से। हमने देखा है कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करते हैं तो हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि उसके फ्यूचर प्लान क्या है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है। अब इसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं, कुछ लोग इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कुछ लोग इसे ब्रेन ट्रेन कहते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पैक्टफुल है, इसे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस पर जहांगीर मैं आपकी इंसाइट जानना चाहती हूँ कि आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से ये मौक़िफ़ रखता हूँ, जो जाना चाहता है उसको जाने दें जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। तो ये हम ब्रेन ड्रेन यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे या ब्रेन ट्रेन डिस्कस करते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें जो लोग सिंसेयर हैं पाकिस्तान के साथ, उसको पाकिस्तान में ही डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, मौक़ों पर बात करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। यहाँ पर हर चीज़ में क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही शिकवे शिकायत है कि यहाँ वेजेस अच्छी नहीं हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं हैं, यहाँ पर फाइनेंशियली रिवार्ड वो नहीं मिलते जो बाहर जाके, वो कहते हैं ना, बाहर जाके आप वो सफाई सुथराई का काम भी कर लेंगे तो यहाँ के किसी बड़ी अच्छी ऑफिस जॉब से ज़्यादा पे कर देंगे आपको। तो हमारा जो कुछ एलीट 5% है उसका तो माइंडसेट होता है वहाँ जाके स्टडी करने का, और वो वहाँ काम नहीं करते, सिर्फ स्टडी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो सालाना 1 करोड़ से ज़ायद इन्वेस्ट करके बच्चे को बाहर भेजते हैं, ठीक है, और बच्चा वापस भी आता है, सही, ठीक है, और वहाँ जाकर भी अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का पार्ट बनते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी अच्छी जगह पे पहुँचते हैं। लेकिन बाकी अगर बात करें जो 90% से ज़ायद लोग हैं, उनका माइंडसेट यही होता है मैं जाऊँगा अपने घर वालों की किस्मत बदलूँगा। वो कैसे बदलेगा जी? पैसों से। तो हमारे यहाँ इर्रेलेवेंट डिग्रियों में लोग जाते हैं, उसकी कोशिश होती है मैं आर्ट्स ना करूं, मुझे MY मिल जाए और मैं बगैर इंग्लिश सीखे वहाँ चला जाऊं, और जो बगैर आप देखें उनकी ज़ुबान सीखे बगैर वहाँ जाएंगे तो वहाँ लेबर ही करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो यही इशू है कि अच्छी जॉब्स लेने में भी वो 5% पेश होते हैं सबसे ज़्यादा, उनको अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं, और जो बाकी होते हैं उनको लेबर जॉब ही मिलती है। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी किसी भी कंट्री में मूव ऑन करने के लिए कम्युनिकेशन है। हम देखते हैं कम्युनिकेशन तो आपका MS करने वाला बंदा भी वहाँ जाकर अगर वो कहीं जाकर PhD और MPhil और डॉक्टर्स हमारे इंजीनियर्स वहाँ जाकर अगर वो लेबर कर रहे हैं तो लम्हा फ़िक्री है।
उनको चाहिए अगर जाएं तो बहुत अच्छे स्टेटस पर जाएं, ठीक है, ताकि पाकिस्तान का एक गुडविल हो, अच्छा नाम हो। लेकिन हम क्या करते हैं, वो बड़े सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज़ देखते हैं, जी पाकिस्तान में क्या थे आप, पाकिस्तान में डॉक्टर था, यहाँ क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, मार्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, फ्यूल पंप पे फ्यूलिंग कर रहे हैं, ऐसे बेशुमार काम, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम जो यहाँ हम उसको अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मेरी सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं रहेगी, तो वही पैसे की लालच में कह लें, मजबूरी में कह लें, और वहाँ जाके आप करते हैं और खुशी से करते हैं। और वही बात फेसबुक पे फिर उसको आप क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी और स्माइल उससे के बहुत साथ सारे लोग फिर pictures- इंस्पायर्ड भी होते हैं। अच्छा, वहाँ असल रियलिटी नहीं बतानी आपने लोगों को कि मैं कितना तंग हूँ। हाँ मैं गारंटी से कहता हूँ आप सर्वे करवा लें, जेन्युइनली उनसे कहें कि आप विदाउट नेम अपना एक सर्वे करवाएं, तो लोग बताएं कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ पैसा देख के वहाँ जाते हैं, जो मेजोरिटी। और जो बात करी थी मैम कि यहाँ पे कंसल्टेंट इतने ज़्यादा हो गए, हर बच्चे को कह रहे हैं आओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो उनको तो अपने एक वो पड़ा हुआ है कि उन्हें जो इंसेंटिव मिल जाना है, बिल्कुल। मतलब एक बच्चा भेजने पर उन्हें जो परसेंटेज मिल जानी बिल्कुल, है, वो बिल्कुल ऐसे उन्हें लगता है वो सफिशेंट है, और वो इतनी इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और जो मर्जी बच्चे ने पहले पढ़ा उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाओ, मतलब जो आसान डिग्रियां जिसमें फौरी एडमिशन हो जाता है, सबको उसी में भेज रहे हैं। अब देखिए उसने पढ़ा हुआ है बायो, उसने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसको सबको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल एजुकेशन रैंकिंग कितने भी लोग चेक करें प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट की। सीख के वापस आए और कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की कोई नाम नेक नामी करे, तो कोई नज़र नहीं आता कि वापस आके कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतना कामयाब हुआ है। तो ये सिर्फ जाने के चौंचले होते हैं। और लेकिन यहाँ पर ना जहांगीर, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का भी कसूर है। स्टूडेंट्स के अगर पूछे ना कि उनसे पूछे कि अगर आप बाहर क्यों एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, बस हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी है, आप इसका नाम रोशन करने के लिए लाजमी जाएँ अगर आपका डिसीजन है, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए कुछ अच्छा जेस्चर छोड़ के जाएँ। आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप ऐसे अच्छे जेस्चर्स करें कि लोग आपको एक बीइंग अ पाकिस्तानी प्राउडली आप ये बात कहें कि हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैडम यहाँ पर आपका क्या स्टेटमेंट है कि क्या हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से स्टडी अब्रॉड के लिए चले जाते हैं विदाउट चेकिंग दी रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहाँ का सेमेस्टर सिस्टम क्या है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग मेथड क्या है, कुछ नहीं देखते, बस मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे। तो क्या ये चीज़ उन्हें एक यूज़फुल सिटीज़न बना रही है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कल ही मुझे पता चली है। मेरा एक पीएचडी का स्टूडेंट है, नाम मैं नहीं यूज़ कर लूँगी, उसके बारे में अच्छा खासा है यहाँ पर। वो स्कूल एजुकेशन में है, पढ़ा रहा था, ज़मीन बेची और कोई और घर की मसलन के कोई जेवर बेचा होगा, 40 लाख रुपए दिए, यूके चला गया स्टडी वीज़े पे। वहाँ पर जाके आजकल चूँकि यूके के अंदर एक कुछ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है और कुछ हकीकत भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स के लिए लॉज सख्त कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ डिग्री के लिए वहाँ पर रहेंगे। वो आपकी इनरोलमेंट चेक वो आपकी सारी अटेंडेंस भी चेक करते हैं, वो ये भी देखते हैं कि आप मुस्तकिल स्टडी के साथ अपने अटैच हैं नहीं हैं। इस तरीके की होम ऑफिस जो है इंग्लैंड के अंदर वो चेक करता है। अच्छा, उसको लोगों ने डरा दिया कि भाई तुमने तो बड़ा गलत किया है, तुम तो यहाँ पर अब क्या करोगे, यहाँ तो आजकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और जो आप सोच के आए, जैसे जहांगीर ने अभी बात की, मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स करूँगी कि हमारे यहाँ पे बाहर जाने वाला तबका दिखे कौन सा है। लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, या गरीब तबके के पास तो बेचारे के पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन ये जो हमारे मसलन के सफ़ेद पोश तबका है ना, वो अपनी जमा पूंजी बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और बगैर जाने वहाँ के हालात। अच्छा, वो बच्चा बेचारा 2-3 दिन वहाँ रहा और लोगों ने उसको डराया, वो वापस आ गया। अच्छा जी, वापस आ गया, उसके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा था। उसके घर वालों ने कहा कि तुम तो सारे पैसे खर्च के गए हो, अब तुम वापस आ गए, वापस जाओ। तो उसने कहा वापस जाना है, तो वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसके इन लॉज ने झगड़ा खड़ा कर दिया कि इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो या तो ये बच्चों का और बीवी का फैसला करके जाओ और या फिर ना जाओ। अब हुआ ये है कि उसके सारे पैसे भी ज़ाया हुए हैं और वो एक तरह के जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गया। तो इस तरीके के हज़ारों केसेस हैं, हज़ारों केसेस हैं।
तो भाई बाहर कोई के वहाँ पर ज़िंदगी आसान नहीं है, वहाँ बहुत मुश्किल। जहांगीर ने अभी जैसे कहा कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिसीजंस को अच्छा साबित करने के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अपने सोशल मीडिया पे, एक्स पे, इधर उधर जिधर भी पोस्ट करते हैं, अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं, बड़ा अपना लाइफस्टाइल शो करते हैं। हकीकत में वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपके पास जॉब है, आपका कारोबार है, आप प्लीज़ मिलियनर बनने की रातों रात या फिर कुछ इस तरीके की कोशिश ना करें। जो आपके हालात है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। और अगर हम देखें ना, आज की सोसाइटी के हवाले से बात करें तो हम खुशी वाले पहलू को अपनी ज़िंदगी में बड़ा कम शामिल करते हैं। हमें लगता है कि दूसरे की ज़िंदगी बड़ी आसान है, जिसकी वजह से हमारे अपनी ज़िंदगी के मामला बड़े डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। टी 10 में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, तालीम के तकाज़े हमारे माशरे में किस तरह से पूरे हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो कंप्रोमाइज़ कहाँ पर हो रहा है, जिसके असरात हम देख रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स भी हो रहे हैं, हमारी कंट्री भी हो रहे हैं, क्योंकि वही मुल्क या वही कौम तरक्की करती है जो कि अपनी टैलेंट को, अपनी डायरेक्शन को एक सही लाइन में लेकर चलती है। लेकिन हम उस तरह से अभी नहीं कर पा रहे हैं। जहांगीर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से देखें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। तो इन दो चीज़ों को आप किस तरह से कंपेयर करते हैं कि आखिर ताकि हम किसी एक ऐसे पॉइंट पे तो आएँ कि हाँ, ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हमारी तालीमी निज़ाम में, ये बेहतर हो जाएंगी स्टूडेंट में, तो हम एटलीस्ट एक राइट समत में चल पड़ेंगे। अच्छा, मैं भी सबसे पहले मैडम ने जो बात की थी ना कि तालीमी इदारों में बच्चों की तरफ से वो रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स को नहीं मिल रही और माहौल उतना अच्छा नहीं है जिससे लर्निंग इन्वायरमेंट कहा जाए, और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह से हम स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं, इसी तरह से अब टीचर्स में भी अच्छे टीचर की कमी होती जा रही है। अब ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हैं, जहाँ टीचर्स अच्छे कम होते जा रहे हैं वहीं स्टूडेंट्स भी अच्छे कम होते जा रहे हैं। ये नहीं है कि अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, अच्छे स्टूडेंट भी मौजूद हैं, अच्छे टीचर भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद ग्रेजुअली कम होती जा रही है। रीज़न है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे बच्चा जब स्क्रॉलिंग करता है तो वो उसका इंटरेक्शन मशीन के साथ हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसको रिस्पॉन्स में वो ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है। अच्छा, उससे क्या होता है, वो वन साइडेड हर चीज़ करना चाहता है, वो हर चीज़ चाहता है मेरी मर्जी की हो। मुझे नहीं पसंद तो मैं उसको स्क्रॉल कर दूंगा, मुझे पसंद है उसको रोक लूँगा, ठीक है, ऐड आएगी तो मैं कहूँगा जल्दी गुजरे, स्किप का ऑप्शन आए तो मैं स्किप करूँ। तो मैं हर चीज़ को अपने अंदाज से देखता हूँ। तो बच्चे जो हमारी जनरेशन अगली आ रही है वो सारी इस चीज़ पे आ रही है कि मैं सेल्फ सेंटर्ड। बिल्कुल। अच्छा, अब टीचर क्या है, टीचर उस बात को नहीं समझता, उसको भी ये साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि बच्चा वो बच्चा नहीं है जब हम बच्चे थे और हम क्या करते थे। हमारा इंटरेक्शन, हमारा डर, खौफ, टीचर का रिस्पेक्ट वो डिफरेंट इसलिए थी कि हमने हमेशा ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट किया था। हम गली मोहल्ले में भी इंसानों के साथ ही खेलते कूदते थे और टाइम स्पेंड करते थे, घर में भी। अब घर में भी हमारा पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, पेरेंट अपने मोबाइल में है, बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खा रहा, ठीक है। अब बच्चा बगैर मोबाइल के वो खेल भी रहा है तो मोबाइल पे खेल रहा है, ठीक है, वो ग्राउंड्स में नहीं जा रहा। हमारे अब ई गेमिंग का कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है और रियली अब ग्राउंड्स, एक तो ग्राउंड वैसे कम हो गई हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हो गई हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स की ग्राउंड्स बाउंड हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, और उसके बाद ताला। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को शफल करना होगा, उसको देखना होगा, रिविज़िट करना होगा पॉलिसीज़ को कि हम क्या करें बच्चों को इंगेज करने के लिए। और टीचर्स ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में टीचर को कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा डिबेट इस टॉपिक पे करनी चाहिए कि आज के टीचर को कैसा होना चाहिए। टीचर चेंज होगा तो बच्चों में चेंज आएगी, बच्चों को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सबसे ज़्यादा फोकस टीचर ट्रेनिंग पे करना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। लेकिन ये पार्ट सबसे ज़्यादा इग्नोर है यूनिवर्सिटीज़ में तो ख़ास तौर पर, और कॉलेज स्कूल में भी बस बराए नाम है। तो हमें सबसे ज़्यादा, जिस तरह हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें पेरेंटिंग भी करनी है और टीचर्स की ट्रेनिंग भी करनी है।
यही 2 सेगमेंट बच्चों में चेंज लेके आएंगे, डायरेक्ट बच्चों में चेंज नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह से तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैम सलमा अंबर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे भी जहांगीर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, आपने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम होता है तो उसमें इस चीज़ को इतना रेगुलेट नहीं किया जाता। तो आप किस तरह से देखती हैं कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर सिस्टम है इन्होंने क्वालिटी इम्प्रूव की है या क्वालिटी को कहीं ना कहीं मुतासर किया है? पहली बात तो ये कि मैं भी उसको बड़ी इंडोर्स करूँगी कि जो जहांगीर ने कहा कि आजकल अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो टीचर भी वाकई सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर एक बच्चा जो है उसको उठाते हैं, हम क्लास में खड़ा कर देते हैं। टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। पहले हमारे बीएड हुआ करता था, एमएड हुआ करता था या कुछ उसकी इसी तरीके के अब जो है ना कोई एक हमें ट्रेनिंग रखनी चाहिए जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा और फिर ही हम उसको टीचर अपॉइंट करेंगे, जिसमें पेडागोजी है, मसलन कि आपने टीचिंग कैसे करनी है, आपने इवेल्युएशन कैसे करनी, क्लास मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना टीचर्स को सिखानी, ये बड़ा क्रूशल इशू है, ये बहुत क्रूशल, बहुत बड़े बिगाड़ की वजह यही है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ये 2001 से ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटियों के अंदर जब ये जो है ऑर्डिनेंस आया था, एचईसी बना जिसके तहत, और उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम के बाद फिर सेमेस्टर सिस्टम हमने लागू किया, हमने बाहर का निज़ाम बारो किया और सारे लेवल्स पे, अब तो हमारे कॉलेज लेवल पे भी सेमेस्टर सिस्टम जो है हो गया। मैंने वैसे एनुअल सिस्टम से पढ़ा है। अब हम जब देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं, तो पाकिस्तान जैसा माशरा है, आई मीन के जहाँ पर जो पंचायत का माशरा है और जो है ना ताल्लुकात का माशरा है, सफारश का माशरा है, जहाँ पर लोग जो है उनको मसलन के ऑनरशिप है नहीं है, ना कम्युनिटी की ऑनरशिप, ना मुल्क की ऑनरशिप, ना किसी चीज़ की ऑनरशिप है, तो वहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो सेमेस्टर सिस्टम है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ है। मसलन हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बजाय इसके कि आप इस बात पर फोकस करें कि भाई बच्चे की अटेंडेंस या फिर उसकी हाज़िरी पूरी क्यों नहीं है, क्यों नहीं आया, ये किधर गया, क्लासें क्यों नहीं लिए, सिफारिशें आ रही होती हैं उसकी क्या नाम है, ये जो है हमारे जो सियासतदान हैं या पॉलिटिशियंस हैं या इनकी सिफारिशें आएंगी, जर्नलिस्टों की मुझे सिफारिशें भी मेरे कुलीग्स की आएंगी कि भाई मैडम इनकी अटेंडेंस पूरी कर दें, इनकी अटेंडेंस पूरी कर दें। अच्छा, फिर इसके ऊपर फिर ग्रेड्स की, भाई ग्रेड्स आप मुझे बताएं, यू हैव टू अर्न द ग्रेड, बिल्कुल। अच्छा, अब वो उसके ऊपर भी दबाव है, आपके ऊपर प्रेशर है। फिर दूसरी बात ये है कि सेमेस्टर सिस्टम जो कि ऐसे लोगों के लिए है जो अखलाकी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ टीचर जो है वो टीचर है, उसको ये पता है कि भाई ये ग्रेड जो है ये इसकी हुर्मत है, मैंने ये उसको देना है जो इसको डिज़र्व करता है। इसकी भी मसलन के एक जो है ना माशरे के अंदर इसकी भी एक डिग्निटी है, मैंने उस डिग्निटी को इंश्योर करना है। अच्छा, वो तो यहाँ पर हैं, जैसे टीचर ट्रेनिंग ही नहीं है जब, तो टीचर्स ए ग्रेड तो ऐसे देते हैं जैसे ए ग्रेड कोई बात ही नहीं है। और मैं अपनी नहीं, मैं हर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी भी गई हूँ, मैं गुजरात भी गई हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, प्राइवेट सेक्टर की हर जगह जाती हूँ, और मैं हैरान होती हूँ वहाँ पर ये देख के कि मसलन कि आप ये ना सोचें कि भाई मेरा स्टूडेंट है तो इसको सारों को ए ग्रेड, उसका नतीजा ये निकला है कि जैसे जहांगीर मेरे ख्याल है मेरे से इस बात पे एग्री करेगा, और उस दिन हम बैठे बात भी कर रहे थे, तो क्या ये ग्रेड्स की कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब तो जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपका सबसे बुरा ग्रेड लेने वाला स्टूडेंट सबसे अच्छा स्टूडेंट निकला है, बिल्कुल, तो क्वालिटी जो है उसको इंश्योर जो है ना ग्रेडों के चक्कर से निकाल के, और जो सेमेस्टर सिस्टम ने आपने बात की है, तो सेमेस्टर सिस्टम में मुझे ये लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम बहुत अच्छा है, सही बेहतरीन है, लेकिन हमारे हालात के मुताबिक ना वो अच्छा साबित नहीं हुआ। और जो है ना वो स्टूडेंट टीचर जो हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम भी एक सही तरह से यूटिलाइज हो रहा है, फिर ही उसके हम सम्राट हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा अंबर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत ही खूबसूरत बातों का सिलसिला हमारा जारी था डॉक्टर सलमा अंबर साहिबा के साथ, क्योंकि हमारी
कौम के अगर यंगस्टर तरक्की करेंगे, हम हमारे मुल्क को तरक्की करते हुए देखेंगे। तो इसमें टीचर्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं, इसमें पेरेंट्स हैं, सब लोगों को मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। अब बात कर लेते हैं ऐसे मौजू की जो कि हर घर से रिलेट कर रहा होता है। वो ये है कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स के आज के भाव क्या चल रहे हैं, मार्केट्स में रेट क्या चल रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि सब्ज़ियाँ हमें सस्ती हुई दिखाई देती हैं, कभी हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और चिकन के हवाले से बात करें तो क्या आज की जो चिकन प्राइस रेट है वो आपके बजट में है या नहीं है, ये देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा कि आज आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं मंडियों में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपये सस्ता होते ही 406 रुपये से 388 रुपये हो चुका है, जबकि अंडे फार्मी 1 रुपये इजाफे के बाद 328 से 329 रुपये हो चुके हैं। आलू कच्चा चिल्का जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 80 से 85 रुपये हो चुके हैं, जबकि प्याज 1 रुपये इजाफे के बाद 84 से 85 रुपये हो चुके हैं। टमाटर साहब का कीमत 165 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अदरक चाइना साहब का कीमत 550 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि लहसुन हन्नाई 290 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। सब्ज़ मिर्च बगैर अदबदल के 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि फूल गोभी 5 रुपये कमी के बाद 90 से 85 रुपये हो चुके हैं। और इसी तरह बंद गोभी साहब का कीमत 160 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। घिया कद्दू 110 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह बैंगन 65 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। खीरे की कीमत बगैर अदबदल के 115 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। मटर की कीमत बगैर अदबदल के 390 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह शिमला मिर्च 280 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि भिंडी तोरी 150 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अरवी 90 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। फलों में देखा जाए तो सेब गाचा अपनी साहब का कीमत 300 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि केला बगैर अदबदल के 110 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। जापानी फल 170 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। अनार कंधारी 250 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह चकोतरा जो है वो साहब का कीमत 150 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल रिकॉर्ड हुए, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, हमारा प्यारा शहर है, और इस शहर में अगर रोज़गार के मौके के हवाले से बात करें, इस शहर के टैक्सेशन के हवाले से बात करें, इस शहर को बेहतर बनाने के हवाले से बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इंडस्ट्री है इसका है। हम देखते हैं कि शहरी ताजरों के जो भी मसाइल हैं इसमें चैम्बर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। टैक्सेशन के निज़ाम पे कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, अगर हमारे बिज़नेस कम्युनिटी उन्हें इत्मीनान में लिया जाता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शहर की बेहतरी के लिए FCCI का रोल हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले दौर में क्या प्लानिंग की जा रही है, अभी रिसेंटली फ़ारूक यूसुफ शेख साहब ने सदर का चार्ज संभाला है FCCI के, और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं फैसलाबाद के ताजिर बरादरी को इनके साथ। और अब ये देखते हैं ये किस विज़न और किस मकसद के तहत आए हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश थी। एक इम्पॉर्टेंट विज़न और प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ़ारूक यूसुफ शेख साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं फ़ारूक साहब? जी आप? फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो है इतना इम्पॉर्टेंट एक ओहदा संभाला है। जाहिर सी बात है ये बड़ा शहर है, इसे मैनेज करने के लिए, इनकी बिज़नेस कम्युनिटी को इत्मीनान में लेने के लिए सबकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके विज़न और प्लानिंग्स क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द एपेक्स बॉडी ऑफ द ऑल ट्रेड बॉडीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा बड़ा चैम्बर है, जैसे आप तमाम हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी भी जानती है कि तीसरा बड़ा चैम्बर है ये पाकिस्तान का। तो एज़ प्रेसिडेंट फिर आप पर उसी तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपने अपने ताजर बरादरी की आवाज़ भी बनना है, और उसके साथ साथ अब अपने इस शहर को भी साथ लेकर चलना है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, और हर छोटी और बड़ी ट्रेड को आपने साथ लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय विजन इज़ वेरी क्लियर, रोड मैप इज़ वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह हमने अपनी SME सेक्टर को और तमाम एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, और ख़ास करके ऐसे इंपोर्टर्स को जो ऐसी मशीनरी, न्यू इनोवेशन वाली जदीद मशीनरी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना है, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है बड़ा वाज़े जामे
अपनी तमाम ट्रेड बॉडीज़ को उनके कंसेंसस से, उनकी मुशावरत से और फिर गवर्नमेंट तक वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट पहुंचाएं जिसमें एक वाज़िया डायरेक्शन हो कि हम किस तरह से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को ईज़ दे सकते हैं और किस तरह हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और किस तरह हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं। देखें, फैसलाबाद चैम्बर का मेन रोल ही ये है कि हम गवर्नमेंट को जो है वो सही डायरेक्शन और ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे में बताएं कि फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं। और फैसलाबाद चैम्बर ने हमेशा इस चीज़ का भी मुतालबा किया कि जब आप रियल स्टेक होल्डर्स को लूप में लेते हैं तो फिर एक जामिया पॉलिसी जो है आपको मिलती है रियल स्टेक होल्डर से और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराना बहुत आसान है। जब आप के पास रियल ग्राउंड रियलिटी नहीं होती और पॉलिसी ऊपर बन जाती है, नीचे उसको इम्प्लीमेंट कराना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो फैसलाबाद चैम्बर इन सारी चीज़ों को देख रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, उसके लिए कुछ फैक्ट्रीज़ ने, इंडस्ट्री ने सोलर लगा के उसको काबू कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री है उनके पास ये सोर्स नहीं है कि वो सोलर लगाएं और वो उस बिजली, महंगी बिजली से जो है वो बच सकें। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस पर बड़ी कोशिश कर रही है। एक फ़ेज़ में इलेक्ट्रिसिटी कम हुई, अभी भी 12 पॉइंट समथिंग पे है, जैसा कि हमने हमेशा कहा कि वो 9 सेंट पे आए। और यहाँ पे मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि 22% इंटरेस्ट रेट था बैंक का, वो इस वक्त 11% है। तो कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ अभी काफ़ी बिल्कुल। इसी तरह से अगर ताजरों के हवाले से बात करें, बिज़नेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम 11% पे भी उस तरह से खुश नहीं हैं। बिजली के जो मौजूदा रेट चल रहे हैं हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। अभी भी अगर हम इंटरनेशनली रेट्स का कंपैरिजन करें, ये कह रही है बिज़नेस कम्युनिटी, तो जो ऑर्डर हम बाहर से लेकर आते हैं पाकिस्तान में बनाने के लिए, तो इनकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अभी भी हाई है। तो इस इशू को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसके लिए अल्टीमेटली जब आपने आप कंपटीटर से महंगे हों, आपकी कॉस्ट उनसे ज़्यादा होगी, तो आप कभी भी उनको compete नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे। और ये प्रैक्टिस जो है हर सेक्टर में है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए देखें चंद एक वजूहात हैं जिन पे हमें काबू पाना होगा। उसमें सबसे पहले देखें, गो के अभी डॉलर फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी महंगा है और रॉ मटेरियल जो है इन प्रोडक्ट्स के लिए आपको पता है इंपोर्ट हो रहा है। तो वो रॉ मटेरियल ही की कॉस्ट सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है तमाम मैन्युफैक्चरर्स को। उस पर फिर कुछ फैक्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, गैस जो है वो भी हमारे एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया देखें तो हमारी महंगी है। और इसमें बहुत सारे महरक़ात हैं, जैसे कि हमारे पास मैं समझता हूँ कि उस तरह से स्किल्ड लेबर भी नहीं है, वो भी एक बायस बनती है। इस पे भी काम हो रहा है। गवर्नमेंट के अदारे हैं, नेपटेक और टैप्टा जो है, उनसे फैसलाबाद चैम्बर लूप में अभी रिसेंटली हमारी एक मीटिंग भी हुई है और हम इंशाल्लाह एक जल्द एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज़ जो है वो भी लेके आ रहे हैं। कुछ अवेयरनेस सेमिनार्स हैं इसके लिए, वो भी करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये रोल है कि हम जो हमारे एंड पे बिज़नेसमैनों के एंड पे कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको भी एड्रेस करें और जो गवर्नमेंट के एंड पे है उसको भी एड्रेस करें और फिर ऐसी कोई विन विन पोजीशन निकालें जिससे जो है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री भी चले और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी चले। तो इंशाल्लाह ताला इस पे जो है भरपूर काम हो रहा है। इसी तरह से अगर हम हुकूमत और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान एक गैप देखें तो पॉलिसी मेकिंग में भी हमें गैप दिखाई दे रहा होता है कि हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि हमसे मुशावरत नहीं की और ऐसे मामला। अगर दूसरी तरफ हम फैसलाबाद की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें सर, जो मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इस तरह से बिज़नेस एक्सपोज नहीं होती जिस तरह हम लाहौर में देखते हैं, जिस तरह हम कराची में देखते हैं। तो यहाँ के वो लोग जो कि नए बिज़नेस में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी एक्सपोज हों ताकि वो अपना टैलेंट यहाँ पर शो कर सके, ताकि पता चले कि फैसलाबाद में अगर आइडियाज़ हैं तो उन आइडियाज़ को यूटिलाइज़ किस तरह से करना है। इस चीज़ को आप किस तरह से? बिल्कुल, ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है और बड़ा वैलिड
क्वेश्चन भी है। देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन चार्ज लिया 1 अक्टूबर को, तो मैंने अपने रोड मैप में इसको बड़ा वाज़ेह एक पॉइंट बनाया था कि मेड इन फैसलाबाद। इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद चेंबर के अम्ब्रेला के नीचे इंशाल्लाह एक बड़ी शानदार और वेल डायरेक्टेड जो है वो मेड इन फैसलाबाद एग्ज़िबिशन होगी। उसकी कमेटी हमने फॉर्म कर दी है, उस पर काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह उसका वेन्यू अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि लाहौर होगा या फ़र्स्ट फेज़ में फैसलाबाद होगा या इस्लामाबाद होगा। हम फैसलाबाद के तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आने लगे हैं जिस पे वो इंशाल्लाह अपने प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करेंगे और इंशाल्लाह फिर वो इस द नेक्स्ट फेज़ इंशाल्लाह हम इन्हीं लोगों की प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए इनको एक्सपोर्ट की जो है नई मंडियाँ, नए एवेन्यूज़ जो हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी अफ्रीका में जो है बड़ा पोटेंशल है सही, और एक बाल्टिक स्टेट्स में जो हैं लिथुआनिया और इससे नीचे जो कंट्रीज़ हैं इसमें एक ख़ास रुझान नहीं है हमारे एक्सपोर्टर्स का। हम एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स को भी इस तरफ इंशाल्लाह एक रिसर्च करके उनको एक ऐसा डाटा प्रोवाइड करेंगे और फिर वो डेलीगेशन भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। चैम्बर टू चैम्बर इनकी मीटिंग करवाएंगे, B2B मीटिंग होगी जिससे इंशाल्लाह ताला नए जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको भी इंशाल्लाह ये हम फैसिलिटेट करेंगे और जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी नए एवेन्यूज़ हैं। इस पे हमारा अभी एक पैरों पे काम हो रहा है। वहाँ पे भी एक ऐसी मंडी है जहाँ पे नई मंडियाँ हैं, तो हमें एक ट्रेडिशनल ट्रेड से निकल के हाँ जी नई मार्केट की तरफ जाना होगा इंशाल्लाह और इस पे हम भरपूर काम कर रहे हैं। और क्योंकि ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं, जिद्दत भी आ रही है और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हम वक्त रहते न्यू मंडियों को तलाश नहीं करेंगे, न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि फिर बाकी दुनिया हमसे पहले पहुंच जाएगी। तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैसलाबाद के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो फैसलाबाद के हवाले से जो पहला इमेज अक्सर लोग कहते हैं कि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सिटी है। टेक्सटाइल को एम्पावर करने के लिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। सर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं, लेकिन इसके अलावा भी फैसलाबाद में इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा भी फैसलाबाद की पहचान कोई और इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन फैसलाबाद हमेशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही मंसूब रहा है। ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसे हमें थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। नहीं, अभी जो फैसलाबाद है उसमें वो टेक्सटाइल से हट के अभी बहुत इंडस्ट्री यहाँ पे लगी। अब जो है एक डाइवर्सिटी जो है वो आ चुकी है यहाँ पर। फूड्स की जो है बड़ी अच्छी कन्फेक्शनरी की जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एक्सपोर्ट आइटम्स बन रही हैं और फिर इसके अलावा डेयरी का जो है वो इंडस्ट्री लगी है, ऑटोमोबाइल की लगी है, फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगी हैं। फीडबैक जो आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहाँ पर बहुत सी नई फैक्ट्रियाँ जो हैं, फ्लोर मिल्स जो हैं, लेकिन अब मेरा ठीक है अभी भी जो है डोमिनेट कर रही है टेक्सटाइल, लेकिन अभी जो है और जो सेक्टर्स हैं उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में फैसलाबाद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह प्रोड्यूस होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी जो सिर्फ टेक्सटाइल से रेलिवेंट नहीं होंगी, हो भी रही हैं और ये इंशाल्लाह अपना शेयर बना रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इस बड़े शहर को मैनेज करने के लिए, इस बड़े शहर में ताजरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जाहिर सी बात है एक विज़न की ज़रूरत होती है और फ़ारूक यूसुफ शेख जो है उसी विज़न के तहत ही काम कर रहे हैं। फर्दर भी FCCI के रोल के हवाले से हम बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है कारोबार को बेहतरीन फ़िज़ा में परवान चढ़ाने के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इस बड़े शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं यहाँ पर रोज़गार भी हो, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एम्पावर हो, यहाँ पर SME सेक्टर जो कि निचले और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं उन्हें भी ग्रो किया जाए। और ऐसे में पॉलिसीज़ मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टैक्सेशन के निज़ाम में आसानी होनी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो किसी भी शहर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और जब एक शहर
ग्रो करता है तो हम देखते हैं कि उसका असर पूरे कंट्री की इकॉनमी पे होता है। यूसुफ साहब आपसे, फ़ारूक यूसुफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से भी, मैं देख रही हूँ कि अगर हम अमेरिका के हवाले से बात करें तो अमेरिका का जो टैरिफ है पाकिस्तान पे वो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत कदरे कम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से बात करें, टैरिफ कम होने के साथ साथ हम फिर भी उन्हें कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अगर अपॉर्चुनिटी को हमें गेन करना है, हमें कैप्चर करना है, तो क्या क्या इक़दाम करने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले एक जनरल हमें एक बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर क्रिएट करना है अपने एक्सपोर्टर्स के लिए। ये बात हमने बिल्कुल ठीक की कि कदर एज़ कंपैरेटिवली हमें टैरिफ थोड़े से आसान है, लेकिन टैरिफ हैं हम पे भी जो अमेरिका के लिए। देखें, अभी इस जो हेल्दी इन्वायरमेंट में हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री के दोस्त मेरे से आते हैं, क्योंकि हम एक अपेक्स बॉडी हैं, लोग अपने मसाइल लेके आते हैं। तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि एक तो है 40B के लिए आके फैक्ट्रियों में छापे और फिर आपके कंप्यूटर्स उठा के ले जाना, और कई किस्म के महकमे जो हैं फ़र्दन जो है वो फैक्ट्रियों में जाते हैं। और जैसे अभी एक मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्रियल, वो मुझे बता रहे थे कि 175C विद होल्डिंग में आके हमारी फैक्ट्री में बैठ गए और फिर वो उसकी सारी चेकिंग करने शुरू हो गए। उसमें फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट आता है कि शायद कहीं ना कहीं हमें तंग किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये हक़ है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप चेक एंड बैलेंस ना करें, चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन उसको ईज़ के साथ होना चाहिए। ऐसी विन विन पोजीशन होनी चाहिए। हमें चेंबर्स को लूप में ले लें कि ये अदारा जो है हम इसको इसका हमारे पास ऑडिट आ गया, तो एक अच्छी इन्वायरमेंट में, अच्छे माहौल में हम उनको फैक्ट्री ऑनर्स को और ऑडिट जो टीम है उनको हम बिठा सकते हैं और एक ऐसी सूरत हाल में इसको लेके जा सकते हैं जिसमें ना उनको प्रॉब्लम हो और ना ही जो है इनको प्रॉब्लम हो। और इसके साथ साथ फिर हमेशा की तरह ये बात है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अब हमने compete करना है। अमेरिका अगर प्रोडक्ट बेचनी है, यूरोप बेचनी है, जहाँ कहीं भी बेचनी है, तो हमारे जो कंपटीटर होंगे, भले अगर मैं एग्जांपल दूं कि राइस जो है हमारा, वो इंडिया का बिक रहा है, हमारा नहीं बिक रहा। अभी एक एग्जीबिशन थी, तो उस एग्जीबिशन में भी जो पाकिस्तानी स्टॉल थे वो खाली थे और इंडिया के स्टॉल पे जो रश था, वजह क्या थी? तो वो हमसे सस्ते थे। बिल्कुल। अब हमसे सस्ते किस तरह हैं वो ये सारी चीज़ें, जब आपको रॉ मटेरियल महंगा मिलना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, आपकी गैस महंगी होगी, फिर आप एक चेक एंड बैलेंस ऐसे होगा जिसमें आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जी हिडन बैरियर्स हैं, छोटे छोटे, जिसको वाज़िया करना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे बैरियर्स होते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट उस प्रोडक्ट पे महंगी होती है। आप जब उसको लेके जाते हैं तो आप compete नहीं कर पाते, वो बिकती नहीं। तो ये एक बेसिक वजह है कि हम वो शेयर भी नहीं ले पा रहे और फिर हमारी एक्सपोर्ट भी इसी वजह से, जो हमारा टारगेट है कि हम इसको $100 बिलियन पे लेके जाना है, लेकिन उसमें अभी हम कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है। अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मलेशिया से एक MOU करके आए, $200 का मीट की एक्सपोर्ट का एक कोटा उन्होंने अप्रूव करवाया। दैट्स वेरी गुड। अब हमारे एंड पे है कि हमारे एक्सपोर्टरों ने अप टू द मार्क बिल्कुल इस चीज़ को किस तरह से कैप्चर करना है, उनके स्टैंडर्ड पे उस मीट को कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो कोशिशें हो रही हैं। कहते हैं कि हमेशा अच्छी की उम्मीद भी रखनी चाहिए, अपनी एफ़र्ट्स करनी चाहिए। हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको बताया जाए, ना सिर्फ बताया जाए, उसके सोल्यूशन भी दिए लेकिन फ़ारूक साहब ये भी चीज़ है ना कि अगर हम हमारी पॉलिसीज़ को देखें तो हमारी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, बड़े स्मॉल एक सर्कल टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी एक पॉलिसी है। अगर हम इसे एक आसान लफ्ज़ों में एनर्जी की कॉस्ट को लेकर कर लें, अगर यही हम जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें एक स्टेबल रेट दे दें कि बिजली आपको इतनी कीमत में मिलेगी अगले 5 साल, तो मुझे लगता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी इशू आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये मसला हल होता
हुआ दिखाई दे, सेम इसी चीज़ को हम अगर अच्छा, इंटरेस्ट रेशो पे इम्प्लीमेंट करें? हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए इस पे भी बहुत काम हो रहा है। इस पे भी मैं बिल्कुल गवर्नमेंट को और फील्ड मार्शल साहब जो आसम मुनीर साहब है उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 10 साला, तो वो बिल्कुल आखिरी मराहल पे है, उस पे काम हो रहा है कि एक गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो तो आपकी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है वो चेंज ना हो, ताकि वो सस्टेन कर सके चीज़ें, एक कंटिन्यूटी हो और वो फिर एक एतमाद जो है वो बढ़ेगा। ये बिल्कुल बड़ा एक इम्पेक्ट डालता है कि आपका आज रेट कुछ है, कल कुछ है। अब देखें जैसे शुगर है, चीनी है, वो इस वक्त 200 के करीब चले गई, 165-66 पे गवर्नमेंट ने ख़रीदी। अब ये भी अब देखें एक डिसीजन मेकिंग है कि जब 110 थी आज से 3-4 माह पहले, उस वक्त इसको इंपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जब वो महंगी हो गई है अब इंपोर्ट हुई है तो उसका रेट जो है वो अल्टीमेटली, अब देखें शुगर से हमारी कन्फेक्शनरी की चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं, वो भी महंगी हो गई। और इसी तरह ही टेक्सटाइल के भी रॉ मटेरियल जो हैं जब वो महंगे होते हैं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन पॉलिसी बन रही है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, उसमें मैं समझता हूँ कि एक टेक्सटाइल पॉलिसी भी होनी चाहिए और एक इकॉनमी पे एक 10 साला पॉलिसी हो तो आए ना कहीं पर हमें पता चले कि ये चीज़ कंटिन्यू, और इंशाल्लाह इस पे अगर हम कामयाब हो जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी सीरियस है और फील्ड मार्शल साहब भी उसको टेकअप किए हुए हैं उन्होंने, अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारे जो फॉरनर हैं, जो हमारे जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी एक एतमाद बहाल होगा कि अब कोई चीज़ जो है हम ऑर्डर करते हैं तो हमारा जो सप्लायर है हमें कल वो ये नहीं कहेगा जी मैं तो फंस गया हूँ जी, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैंने करना है या मैं टाइम पे दे नहीं हो सकता, मेरा ये मटेरियल महंगा हो गया है। लेकिन सम जो है वो कमिटमेंट पूरी करते हैं लेकिन फिर लॉस करते हैं। वो लॉस करेंगे तो वो कितनी देर अपनी इंडस्ट्री को चलाएँगे। तो ये वो अवामल है, लेकिन ये इंशाल्लाह जो है काम हो रहा है। कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं और हम काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं तो हमें बहुत होप है कि वो इंशाल्लाह ताला जल्द जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल भी हल होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो ज़रूर एक्सपोर्ट में अपने टारगेट सब बिल्कुल इसी तरह से है। और जब जाहिर सी बात है बहुत एक सिस्टम के साथ चीज़ों को लेकर चलना, हायरार्की को फॉलो करना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और ख़ास करके लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट करना, तो इसी थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या यही से ये सही डायरेक्शन है, क्या जो बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं वो इस पर अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं या अदम तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कारोबार को मुतासिर कर रही होती हैं। सर अगर फैसलाबाद के दीगर मसाइल के हवाले से बात करें ताजरों के, तो यहाँ पर कार्गो का बड़ा मसला है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। क्योंकि अभी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो डिफरेंट अवामिल हैं। अगर फैसलाबाद में कार्गो के मसाइल हल हो जाएँ तो मुझे लगता है कि हमारे जो बिज़नेस कम्यूनिटी से वाबस्ता लोग हैं एटलीस्ट ये कॉस्ट तो बचाएँगे। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये जिसे कहते हैं बजट को हैवी कर रही होती हैं। बिल्कुल, आई थिंक सो आपकी काफ़ी तैयारी है, आपके बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखें ये आप स्टार्ट पे एक आपने सवाल किया था फैसलाबाद चैम्बर का रोल। तो फैसलाबाद चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबा ज़िंदगी में अपने शहरियों की, अपने ताजर बरादरी की आवाज़ बन रहा है। ये कार्गो का इशू जो है इसको हम ऑलरेडी हमने टेकअप किया हुआ है। इसको हमारे फैसलाबाद के जो साबका सदूर्स हैं वो अपने हर दौर में इस तरह इसको लेके चले हैं। पिछले हमारे प्रीवियस रेहान ने इसको देखा, उससे पीछे हमारे जो प्रेजेंट्स थे उन्होंने भी इसको देखा और अब इंशाल्लाह मेरे पे ये ज़िम्मेदारी है कि हमने कार्गो की एक रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है। और इसके अलावा हमने सिर्फ ये भी रिक्वेस्ट नहीं की हुई, हम एक ट्रेन का जो है वो स्टॉप है फिडमेक में, हम उसके लिए भी हम कोशिशें कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि वहाँ पे एक स्टॉप दिया जाए ताकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग रही है तो कार्गो की अल्टीमेटली आप
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के कारोबार को लेकर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात की, हमने पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात की। अब बात करते हैं एसएमईज़, जो कि मैं कहती हूँ कि किसी भी शहर के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। स्मॉल अगर बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कि फैसलाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ठीक होगी कि नहीं होगी, इस पे मैं फ़ारूक यूसुफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर हम एसएमई के रोल के हवाले से बात करें, मैशत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इससे तो नेग्लिजेंस बढ़ती ही नहीं जा सकती। मौजूदा सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? एसएमई सेक्टर्स के हवाले से बात करें कि इन्हें एक राइट डायरेक्शन में लेकर आया जा रहा है, पॉलिसीज़ जो हैं एसएमई सेक्टर के हवाले से वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर नहीं है तो क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बिलाशुबा किसी भी मुल्क की तरक्की में एसएमई सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें तो उनका एसएमई सेक्टर ने पहले तरक्की की है, फिर हमारे एक्सपोर्टर्स ने तरक्की की है। और देखें, इनडायरेक्ट मैं समझता हूँ कि जो एसएमई सेक्टर है ये बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ के माल बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन तैयार कर रहे होते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट ये भी एक्सपोर्टर हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने हमेशा पॉलिसियाँ तो बहुत बनाई और गवर्नमेंट की तरजीहात पे भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते चीज़। अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे आसान लोन जो है वो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि ये एसएमई सेक्टर के लिए हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट एंड फिगर देखेंगे तो उसमें से कोई 5 से 10% एसएमई सेक्टर को वो लोन मिलते हैं और उसमें 60-70% एलिजिबल ही नहीं होते। वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते जो गवर्नमेंट उनको एक रूल्स और लॉ बना के देती है कि इस पे आप फुलफ़िल करेंगे तो आप ये लोन लेंगे। और 10-20% फिर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनमें उनका रुक जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एसएमई सेक्टर को हमें स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, आसान कर्ज़े लेके आने चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनके लिए कोई ना कोई इंटरेस्ट फ्री लोन हमें इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, ताकि वो इस महंगी बिजली का और जो इंडस्ट्री गैस से वाबस्ता है, महंगी गैस का मुकाबला कर सकें एटलीस्ट कम इंटरेस्ट रेट पे, या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन उनके लिए, चाहे वो छोटे छोटे लोन हो। ये लोग बहुत ही काबिल लोग हैं एसएमई सेक्टर वाले, और इन्हीं की वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो भी काम कर रही है और बहुत सारी उनकी प्रोडक्शंस तैयार कर रही है। तो इनको ज़रूर फैसिलिटेट जो है वो करना चाहिए। मलज़ूम हो गया जी, वक्त रहते हुए करना चाहिए। अगर एसएमई सेक्टर के चैलेंजेस के हवाले से मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एसएमई सेक्टर जिस हवाले से बात करता है वो है टैक्सेशन के निज़ाम पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। तो इस चीज़ को किस तरह से बेहतर बनाया? देखिए, टैक्स का प्रॉब्लम हमारा ये एक बस कह लें हर सेक्टर पे ये है। एसएमई सेक्टर को इसलिए भी ज़्यादा कि जब स्मॉल सेक्टर में वो 15-16 अदारे आपके पहुँचते हैं और वो इस काबिल ही नहीं होते कि इतने टैक्सों की भरमार जो है वो अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल एक लेस रिसोर्स होते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं करते। बिलाशुबह इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके लिए जो है हमने तो वैसे एक डॉक्यूमेंट बना के भेजा था, प्रीवियस बजट में भी भेजा था कि उनके लिए एक अलहदा से मुराद होनी चाहिए, टैक्स में भी उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ताकि वो जो है फ्लरिश कर सकें, और उनकी कामयाबी से बकाया कामयाबियाँ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तो कोई भी बात इनकार ही नहीं किया जा सकता, कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इनकार नहीं करती। बस ज़रूरत इस अमर की होती है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए ताकि आसानियाँ लाई जाएँ उन लोगों के लिए जो कि छोटी सतह पे अपना कारोबार करना चाहते हैं, या वो लोग जो कि कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत इस चीज़ को संजीदा तो ले रही है,
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल इम्प्लीमेंट कराया जाए। सर, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, जैसे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास आइडिया जनरेट करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। कमी आती है उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के हवाले से, कमी आती है उन्हें अपनी जो टैलेंट है वो शो करवाने के हवाले से। ऑनलाइन कारोबार आज पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन तकाज़े उस तरह से पूरे नहीं कर पा रहे। नहीं, इसमें देखें, मैं आपको बताऊं, बहुत गैप है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो एक कम्युनिकेशन गैप है और कोऑर्डिनेशन गैप है कि हम उस तरह से आईटी सेक्टर में भी और तमाम सेक्टर्स में उस गैप को फिल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से फिर हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं कर पा रहे। आईटी की देखें, आपने बात की तो आईटी इस वक्त इंडिया की आईटी जो है हमारी टोटल एक्सपोर्ट के बराबर है, और इसमें भी हमारी डायरेक्शन जो है कहीं ना कहीं राइट वे पे नहीं है, हम सही सिमत पे नहीं हैं। बहुत सारे हमारे आईटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास बड़ी प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल्स हैं कि वो फॉरेन कंट्री में जो है वो दुबई या इस तरह जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी 90% जो है वो इंडिया ने कैप्चर की हुई है, क्योंकि उन्होंने रेलीवेंट आईटी में भी जो रेलीवेंट डिमांड है उसको उस पे काम किया हुआ है। तो इसके लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं तालीमी अदारों के दरमियान, इंडस्ट्री के दरमियान और चैम्बर की एक कोऑर्डिनेशन हो, और ताकि इंडस्ट्री और चैम्बर जो है वो बताए कि किस चीज़ की ज़रूरत है। हम अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बना रहे हैं तो फिर ग्राफिक डिज़ाइनर ही बना रहे हैं। सही। अगर हम को एआई की तरफ जा रहे हैं कि इसकी, तो एआई की तरफ ही हम फोकस कर रहे हैं। देखना ये है कि हमें इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है, और फिर हम, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक बड़ा रिलायबल सोर्स है कि हम आईटी के ज़रिए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, बढ़ा सकते हैं। और ये सर्विसेज दे के जो हम डॉलर जो है वो पाकिस्तान में लेके आए, और कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन इसको हम उस तरह से ग्रैप नहीं कर पाए जिस तरह से इंडिया ने किया है। इस अमर की ज़रूरत है कि हम चैम्बर, इंडस्ट्री और तालीमी इदारे मिलकर एक डायरेक्शन पे आएँ, एक पेज पे आएँ, और R&D का डिपार्टमेंट जो है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बहुत सारी जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो R&D पे जो है उन्होंने तरक्की की है, रिसर्च करके वो हमसे कह लें 100 साल आगे हैं, हम उन चीज़ों में बहुत पीछे हैं। वो हमें वो अपनी रिसर्च भेजते हैं और हम यहाँ पर उस पर इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करके तो इंडस्ट्री में लेके आते हैं। चाइना में डाई एंड डाई का बड़ा अच्छा काम हो रहा है, हालांकि फैसलाबाद जिसे कहते हैं कि मैनचेस्टर कहा जाता है, और फैसलाबाद के कपड़े की पहचान पूरी दुनिया में बड़ा फेमस समझा जाता है और कहा जाता है कि क्वालिटी बड़ी अच्छी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ ने बहुत बाद में ये सफ़र का आगाज़ किया, और कहाँ पर वो हमारे बराबर या हमें कम्पीट करने की दौड़ में लग गई हैं। इस पर फर्दर हम बात करेंगे। फ़ारूक यूसुफ शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानूँगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करते हैं अब गोल्ड के रेट के हवाले से। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक वीक से जो गोल्ड की प्राइस है वो आसमान से बातें कर रही है। कल हमने देखा कि मामूली सी कीमत में थोड़ी सी कमी आई, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थे जो कि ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में गोल्ड मज़ीद सस्ता होगा। लेकिन सिचुएशन जो है इससे बरक्स दिखाई दे रही है। अगर कीमत कम करने के हवाले से बात करें तो बड़ी गैर मामूली सी एक छोटी सी मिकदार में कीमत कम होती हुई दिखाई देती है, और अगर इजाफे के हवाले से बात करें, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक दिन में 3-3 बार सोने की कीमत बढ़ रही है। और ऐसे में अगर आज के रेट के हवाले से बात करें तो आज जो है वो गोल्ड की कीमत हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी है कल की निस्बत। आज का जो रेट है वो कुछ इस तरह से है, 1 तोला की कीमत 4,67,900 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें, 4,11,155 में जो है वो 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है जी कि गोल्ड की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। आई होप सो कि एक अच्छी उम्मीद करते हैं कि गोल्ड जो है एटलीस्ट इसकी प्राइस को थोड़ा सा हमें स्टे करता हुआ दिखाई दें। हम करेंसी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो आज की पहली करेंसी जो यूरो के रेट देख लेते हैं कि यूरो आज किस प्राइस पे मार्केट में चल रहा है।
तो यूरो की जो बाइंग पावर है वो 331.7 है और 335.2 में फ़रोख्त हो रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.45 में बाय किया जा रहा है और 76.1 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.75 में बाय किया जा रहा है और 77.75 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत देखें तो 380.65 में बाय किया जा रहा है और 383.65 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से देखें तो 282.55 में बाय किया जा रहा है और 282.75 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगेन हम दो करेंसी में हम देख रहे हैं कि हमें स्टे मिल रहा है। यूके जो पाउंड है इसकी कीमत भी हमें मुस्तहकम दिखाई दे रही है गुज़श्ता एक वीक से, और इसी तरह से जो डॉलर है ये भी अपने प्राइस में एक स्टे किया हुआ है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कारोबार के हवाले से। वो लोग जो कि कारोबार की फील्ड में आना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन हो या जिस स्मॉल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तो पॉलिसीज़ पे बड़े इख्तलाफ आते थे। हुकूमत की जानिब से खैर पॉलिसीज़ तो इम्प्लीमेंट कराई जा रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हम इन सारी चीज़ों से एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट की तरफ जाएँ। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं फ़ारूक साहब आपसे बात कर रही थी चाइना के हवाले से कि हम देख रहे हैं कि चाइना ने R&D पे बड़ा अच्छा काम किया है। हमने देखा है कि डाई एंड डाई पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में बनने वाले सूट की कीमत हमें महंगी दिखाई दे रही होती है और जो चाइना हमें सूट प्रोवाइड कर रहा है या चीज़ें हम देख रहे हैं वो हमें सस्ता दिखाई दे रहा होता है। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है कि हमें कम्पीट करने की ज़रूरत है। देखें, ये फिर वही बात है कि जो भी कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है और वही आइटम अगर इंडिया बना रहा है, चाइना बना रहा है, चाइना हमारे लिए एक इजी एक्सेस है कि वहाँ से एक हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छा है उनसे, और बहुत सारे FTA भी हैं उनके साथ हमारे। बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिस पे टैक्स जो हैं वो वेव हैं, कस्टम ड्यूटी वेव्स हैं, और लोगों की रसाई है। तो वही प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बन रही है अगर वो चाइना में बन रही है तो वो हमसे अल्टीमेटली इसलिए सस्ते हैं। वही बातें हैं फिर वही कि अब मेरा ख़ुद का मुशाहदा है, मेरा प्रैक्टिकल है कि वहाँ पर एक 74 फीट की मशीन है अगर एम्ब्रॉयडरी की, तो उस पर एक वर्कर खड़ा है। ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में उसी पे 3 वर्कर खड़े हैं। और अब देखें, आपकी लेबर कॉस्ट भी आ गई उस पर, आपका रॉ मटेरियल ऑलरेडी महंगा है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी है, सारी चीज़ें महंगी है। तो वो हमें सस्ता और एक आसान हल नज़र आता है हमारे ट्रेडर्स को कि जाएं इंपोर्ट करें और ला के सेल कर दें। किन हम मुश्किलात में हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करें, और कुछ एक तो ये एस्पेक्ट है मेरे ख़्याल से कि फिर वो हमारा ये महंगा है और वो सस्ते हैं, ये जो वजूहात हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त दुनिया ने अपने आप को जिद्दत बहुत लेके आए, ब्रांड की शक्ल बहुत दी लोगों ने। अब हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर जो हैं उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकती है, लेकिन टैग हमारा नहीं होता। बिल्कुल वहाँ पे लिवाइस का होगा, वहाँ पे ज़ारा का ब्रांड होगा, वहाँ पे टॉमी हिलफिगर का होगा। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही होगी? पाकिस्तान से। और वो हम सब जानते हैं कि वो $10 वाली वो जो $100 की बिकती है। तो ये जो गैप है वो प्रॉफिट ले रहे हैं, उन्होंने एक ब्रांडिंग की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ को अब कुछ नया सोचना है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और ब्रांड की तरफ जाना है। बिल्कुल ऑनलाइन का दौर है, आप ई-कॉमर्स पे काम करें और बिल्कुल आप यूरोपियन मंडीज़ में और नई सब एवेन्यूज़ में अपनी जो है वो एक्सपोर्ट करें, ऑनलाइन भी करें, फिज़िकली भी करें, लेकिन साथ इनोवेशन को साथ करें। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, खुद ब्रांड बने। मैं भी जैसे ब्रेक के दौरान आपसे बात कर रही थी कि अगर ऑनलाइन कोई पेज खोल लें तो हम देखते हैं कि सारे पेज एक जैसे हमें नज़र आ रहे होते हैं, कहीं इनोवेशन नहीं नज़र आ रही होती। और ये यंगस्टर्स हैं और हम सिर्फ देखते हैं कि वक्ती जो हमारा टाइम स्पैम है हम उसे ही देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमें पूरी दुनिया से कम्पीट करना है। कॉपी के चक्करों में हमने हमारी इनोवेशन मुतासर की हुई है। अच्छा, ये मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी बेस है, ग्रॉस रूट लेवल जो है ना, हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। हम उस तरह से ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे अपनी यूथ की, जो कि हमारी इस वक्त
60% यूथ ऑफ पाकिस्तान की जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि अगर हमने इनका अच्छा इस्तेमाल ना किया पॉजिटिव वे में, तो ये तो हमारे लिए जो है ये यूथ जो है बड़ा मसला बन जाएगी। कहीं ये नेगेटिव रास्तों की तरफ चले गए तो इनसे बड़े फ्रूटफुल काम लेना है। ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, और हम बड़े लकी इनफ कि हमारे पास इतनी यूथ है। तो इनको राइट डायरेक्शन देनी चाहिए ग्रास रूट लेवल से। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इतना उस पर रिसर्च का काम, R&D का काम होना चाहिए कि जब ये बच्चे बिजनेस में आएँ तो इनको वो नई चीज़ें और हम इक्विप्ड देखते हैं होके कि आएँ। एक तरफ बात करते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास यंगस्टर्स मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद हैं। इसे सही समत में इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फारूक यूसुफ शेख साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हमने बात की, कारोबार के लिए मौजू इन्वायरमेंट कैसा होता है, ईज़ी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के हवाले से हुकूमत कितनी मुतारिक है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं कि हम एक राइट डायरेक्शन पे हैं, लेकिन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी को और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।